अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला जो टाइप है उसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमने कुछ अजम्पशन बनाई हुई, कुछ हमने अज्यूम किया है, उसके बेस जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, लेट्स अज्यूम, उसी तरीके से कई सारी चीजें अज्यूम करके इन सेटअप प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बेटा, ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता रहा है अब तक, है ना, उसको हमने अभी भी वो एप्लीकेबल है और हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है और हम उसको अप्लाई करते हैं अभी भी। तो दोनों के मायने समझेंगे और दोनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या है? दीज आर फंडामेंटल आइडियाज और अजम्पशन दैट अंडरलाइन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं उसको हमने माना कि देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन, मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेप्स लेने जरूरी है उसमें। जैसे रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि आपको डेली बेसिस के जो भी ट्रांजैक्शन है आप उसको रिकॉर्ड कर पाओ और सारा का सारा हिसाब किताब आप बिजनेस में मेंटेन कर पाओ। उसके बाद लेजर बनाना जरूरी है, क्लासिफाई करना जरूरी है ताकि आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन आपको एक जगह पे मिल जाए एंड यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट कि हाउ मच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम समबडी, या किसी को कितना देना है। ठीक है, पैसा या किसी को कोई सामान कितना देना है कैसे पता चलेगा? लेजर बना के। उसके बाद समराइज करना यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर बैलेंस शीट बनाना। ये क्या है, कुछ अजम्पशन है कि हाँ इस तरीके से ये जरूरी है, सारे स्टेप्स हमने अज्यूम किया और हमने इसको अप्लाई करना चालू कर दिया। सो दीज आर नोन एज व्हाट, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम समझते हैं क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, वीडियो बड़ी होगी वीडियो, पर आइडिया इज व्हाट, टू प्रोवाइड यू द फुल नॉलेज, ताकि आज के बाद कभी भी आप इस चैप्टर को लेकर ना बैठो, बस एक बार अपने रिविजन्स नोट्स को खोलना, जो भी आप नोट्स आज बना रहे हो, और यू बी एबल टू और यू आर गुड टू गेट अहेड विद इट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी जो लाइफ है लॉन्ग है। ठीक है, जो हमें नहीं पता कि अगर हमने मतलब कोई भी एक बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि 5 साल बाद बंद कर देगा, 10 साल बाद बंद कर देगा। वो इस तरीके से करता है कि जब तक वो प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस, उसको पैसा प्रॉफिट देता रहेगा, वो बिजनेस को रन करता रहेगा। राइट, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अज्यूम्स इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसेबल फ्यूचर, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कब बंद होगा, मतलब एक लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की। राइट, नेक्स्ट, assets are not recorded at liquidation value, we don't value assets as we are selling them urgently। देखो, कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में कि मान लो आपने एक मशीन खरीदा और लेट से इसके लिए आपने पेमेंट की 1 लाख रुपीज, और हम मान के चलते हैं इस मशीन की जो लाइफ रहती है ना 5 साल तक तो चलती है। अभी 5 साल तक अगर चलेगी तो हर साल इसकी कितनी वैल्यू आप यूज करोगे? 20,000। ये कैसे आई वैल्यू बेटा? जो भी आपने खर्च किया इस पे उसको डिवाइड कर दिया इसके लाइफ से। तो लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। तो 1 लाख को डिवाइड किया आपने 5 ईयर से, तो कितना आ गया आपके पास? 20,000। यानी हर साल 20,000 की वैल्यू उसकी आप कम करते जाओगे। राइट, बट एक बात समझना कि मान लो अगर कोई मशीन मैंने 5 लाख की खरीदी है, तो अगर मशीन में सारे पुर्जे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सब इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मान लो, चलो इस तरीके से समझते हैं कि 1 लाख का मैंने खरीदा मशीन और 20,000 का पहले साल में मैंने इसकी वैल्यू यूटिलाइज कर ली, तो अभी भी वैल्यू कितनी बची है? एज पर बुक वैल्यू 80,000। फिर सेकेंड ईयर भी आपने यूज किया तो 20,000 वैल्यू उसकी खत्म हो गई। अभी कितनी वैल्यू है? एज पर बुक, एज पर इसको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू बुक के हिसाब से बची है, मतलब बुक क्या? अकाउंटिंग बुक, है ना। तो अकाउंटिंग बुक में जो भी इसकी वैल्यू बची है इसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है? 60,000 की। और जब मैं इसको बेचने जाता हूं तो जो परचेजर है उसको मशीन बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, बस आप मुझे 70,000 रुपए दे दे, मतलब मैं दे दो, मतलब उसको इतना अच्छा लगा कि वो 70,000 भी इसके लिए पे करने के लिए रेडी है। पर मेरे बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू है इसकी? 60,000 है, तो 10,000 मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो लिक्विडेशन वैल्यू क्या मतलब है? जिसपे उसको कोई परचेज कर लेगा या जिस वैल्यू पे मैं उसको बेच दूंगा। तो ये लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होता है, किस पे रिकॉर्ड होता है? इसकी बुक वैल्यू, जिस पे मैंने खरीदा है, कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा उसके अकॉर्डिंग मैं बुक वैल्यू को मेंटेन करता हूँ और मैं इसकी लिक्विड वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। लिक्विड वैल्यू मतलब कितने पे ये बेचा जाएगा।
वी डोंट वैल्यू एसेट्स एज वी आर सेलिंग देम अर्जेंटली। देखो कोई भी एसेट जब बिजनेस में खरीदा जाएगा ना, तो बिजनेसमैन इसलिए नहीं खरीदता कि उसको बेचना है। एसेट की बात करूं, लॉन्ग टर्म एसेट्स की मैं बात करूं, जो फिक्स एसेट्स हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यूं समझ लो कि बिजनेस के पास जितने एसेट्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, करंट एसेट्स एंड एक फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि बिजनेस में यूज होना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप की एक फैक्ट्री है, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए होगा। अब सुनना, यहाँ पे जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप सेलिंग के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, बट जो मशीन परचेज कर रहे हो उसका क्या है ऑब्जेक्टिव, कि वो सालों साल आपके बिजनेस में काम करती रहे और सालों साल आप उससे प्रोडक्शन लेते रहो। समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब है कि एसेट्स को हम लिक्विडेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सालों साल हमारे बिजनेस के साथ काम करते रहेगा, और लिक्विडेशन वैल्यू जो होती है जो बुक वैल्यू से ऊपर या नीचे हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, और चलेगा तो कब बेचना पड़े कब नहीं बेचना पड़े हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो तो उसके यूज पे है, और यूज पे है तो यूज को हम एजम्पशन मान के कि 5 साल का इसकी लाइफ रहेगी, तो बोला था ना मैंने अजम्पशन, तो हमने अज्यूम किया कि इसकी लाइफ 5 साल चलेगी, हालांकि 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जितना मान के चलते। बुक वैल्यू से अभी एग्जांपल दिया ना कि हो सकता है कंडीशन इतनी अच्छी है कि ज्यादा में कोई खरीदना चाहे, कंडीशन इतनी खराब है कि बुक वैल्यू मेरी 60,000 है बट कोई 40,000 भी देने के लिए रेडी नहीं है, राइट। सो लिक्विडेशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज अज्यूमिंग फ्यूचर ऑफ यूज ऑफ एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट पे, वो फ्यूचर वैल्यू या जो उसकी फ्यूचर यूज है बिजनेस का, उसके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगेन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि कब तक ये चलेगा, इसकी वैल्यू लाइफ कितनी होगी, उसके हिसाब से कैसे। फिर लोन्स एंड लाइबिलिटीज आर सोन एज पेएबल ओवर टाइम। जो लोन्स एंड लाइबिलिटीज हैं, एक बार आपने ले लिया, पैसा ले लिया किसी से, लोन पे पैसे उठा लिए, तो आपको इन अपकमिंग फ्यूचर आपको पे तो करना ही है वो, राइट। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता ना कि 2 साल बाद, हम नहीं मान सकते 2 साल बाद बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। तो हम 7 या 8 साल या 10 साल का भी लोन लेते हो, 25 साल का भी लोन लेते हो, राइट। सो फोर्सिएबल फ्यूचर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको तो नहीं पता ना 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगी, बट वो भी अज्यूम कर रहा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा अर्न करोगे और उसके पैसे देते जाओगे। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर बिजनेस विल कीप गोइंग, ये एक अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन आई होप ये क्लियर है। ये नोट्स बना लेना, अभी रुक जाओ, मतलब पॉज कर लो वीडियो को, ये नोट्स बना लो, लिख लो, एंड देन आगे बढ़ना। फिर हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को, और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड अजम्पशन है। हम अज्यूम करते हैं कि जो भी मेथड हमने बिजनेस में लगाया है, जो भी मेथड हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम 5 से 10 साल या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम यूज करने वाले हैं उसको। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और एक तरीके से डेटा मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस में किसी तरीके से, उनको डेटा मिलता रहेगा, एंड दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन वेरी इजीली। सो अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी मेथड कहता है कि जो भी आप मेथड यूज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वही यूज करना है। इनहेंसेस कंपेरेबिलिटी, अगर सेम मेथड को आप बार बार यूज कर रहे हो तो एक तरीके से एक सेम लेवल ऑफ प्रोसेसेस स्टेप्स को यूज करके आपने डेटा दिया है तो इजिली कंपेरेबल है वो डेटा, ठीक है। फिर चेंजेस इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज विद जस्टिफिकेशन। मान लो आपने कोई एक मेथड यूज भी किया और आप उसमें चेंज भी लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप स्टेट करोगे जब आप एक मेथड को यूज करोगे कि मैंने इस वजह से ये मेथड यूज किया, और फिर 2-3 साल यूज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथड यूज चेंज करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आप चेंज कर सकते हो और उसमें स्टेटमेंट में देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कि इस वजह से आपने इसको चेंज किया, और इसको चेंज करने के बाद जो नया मेथड हम यूज करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा। तो आपके यूजर्स के लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा समझना, और वो भी समझेंगे कि हाँ ये बात सही है, इनिशियली इन्होंने चेंज किया है मेथड, और चेंज किया है तो हमारे अच्छे के लिए ही किया है। एग्जाम्पल, फॉलोइंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड ड्यूरिंग द ईयर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंट रहना मेथड को लेके ताकि डेटा आप कंपेयर कर सको और आपके यूजर्स को समझ आ सके। फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपका कोई भी अर्निंग आप करते हो, लेट्स से आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया, मान लो रेस्टोरेंट में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो फूड की या
फूड की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो जब आपने उसको सर्विस प्रोवाइड किया तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे एक बात, आपने जब सर्विस प्रोवाइड किया, मान लो आपका वो बहुत ही ज्यादा लॉयल कस्टमर है और हर बार आता है, बट उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया, आपने बोला कोई बात नहीं, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप आज पैसे नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम लिख के रख लेंगे, बाद में जब आना नेक्स्ट टाइम आप पे कर देना। तो उसने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए भी अच्छा है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप अर्न करो, यानी जब आपने उसको सर्विस किया तभी उस आपके लिए वो अर्निंग हो गई है, तो आप उसको वेट नहीं करोगे कि जब वो पैसा देगा तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं है। आप तभी रिकॉर्ड कर लोगे और पैसा जब देगा तब तो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इनकम रिसीव हो जाएगी। बट ये इनकम हुई कब है, जब हुई है जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसी दिन इसको रिकॉर्ड करना है। ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करना है, जब भी वो ऑकर हो। ऐसा नहीं है कि जब पैसा आप रिसीव करो या जब पैसा दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे आसपास एक रिटेलर है, वो सामान मुझे कई बार उधारी पे भी देता है, तो वो रिकॉर्ड कब करेगा, जब मुझे वो सामान बेचेगा, तब नहीं जब मैं उसको पैसे दूंगा। जब पैसे दूंगा तब तो उसको पैसा मिल ही जाएगा, बट उसकी अर्निंग कब हुई है, अगर 2 तारीख को मैंने परचेज किया तो 2 तारीख को ही उसको उसकी अर्निंग मानी जाए। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाहे आपको पैसे मिले चाहे ना मिले, आपको सर्विस मिले या ना मिले, जब आपने इनकम किया है, एक्सपेंसेस किए, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कैश रिसीट्स और पेमेंट। डिपेंडेंट नहीं है कि कैश में जब रिसीव होगा या कैश में जब आप पेमेंट करोगे तभी आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जब भी ऑकर होता है, जब भी आप किसी को सर्विस के लिए पेमेंट करते हो तब आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ मैंने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, या जब भी आपको कहीं से पैसा आ जाता है, या मतलब आपको कहीं आपने किसी को सर्विस दे दिया चाहे पैसा ना आया हो, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, ये एक्यूरेसी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेट करोगे, मान लो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया पर आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने 2 महीने बाद हो सकता है आपको याद भी ना रहे। तो याद ना रहने की वजह से एक तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और दूसरी जो इस साल की इनकम थी आप उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और इसकी वजह से आपका ट्रू एंड फेयर डेटा नहीं शेयर कर पाओगे अपने स्टेक होल्डर्स को, जो आपके यूजर्स हैं। एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर अक्रूवल बेसिस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं 2 तरीके से बनते हैं, या तो दो, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। कैश बेसिस में आप रिकॉर्ड तभी करते हो जब आपको कैश मिलता है या आप कैश में पेमेंट करते हो। बट अक्रूवल बेसिस कहता है कि अगर सिर्फ आप कैश में करते हो तो हो सकता है कई इनकम ऐसी हैं जो आप अर्न करते हो बट आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, और इसकी वजह से आपको रियल डेटा नहीं मिल रहा, आपको ट्रू डेटा नहीं मिल रहा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस खुद में एक इंडिविजुअल है। बिजनेस खुद में एक इंडिविजुअल है, यानी कहने का क्या मतलब है, इसको समझो कि मान लो राम लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट किया, राम लिमिटेड, लेट्स से लिमिटेड एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो कहने का मतलब यह है कि राम एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, और जो बिजनेस है वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये भी एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है। अब कहने का मतलब क्या समझो, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, कि ओनर एक अलग आदमी है और जो बिजनेस है वो एक अलग पर्सन है। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिजनेस बुक। यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो मान लो पर्सनल खर्चे, घर का जो सामान लेके आएगा, क्या वो बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, उसने खुद के पैसे से अपने पर्सनल यूज के लिए वो खर्चे कर रहे हैं, तो क्या वो खर्चे बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है और राम एक अलग पर्सन है। राम अपने एक्सपेंसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि बिजनेस, और बिजनेस जो है वो अपने एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राम के। समझ में आई बात? यानी राम ने सब्जी खरीदा तो कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए? वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राम अपनी खुद की बुक, कोई पर्सनल बुक मेंटेन करता है तो उसमें कर सकता है। और अगर बिजनेस के लिए कोई टेलीविजन खरीदा राम ने, तो वो घर के खर्चे में इंक्लूड नहीं करेगा, बिजनेस के खर्चे में इंक्लूड करेगा। क्लियर? इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैपिटल इज सोन एज लाइबिलिटी फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और राम ने बिजनेस में ₹10 लाख लगाए, तो ये जो बिजनेस में पैसे लगाए हैं राम ने, क्योंकि राम और बिजनेस अलग पर्सन है, तो राम जो लिमिटेड है, जो बिजनेस है, उसको जो 10 लाख रुपए राम से मिले हैं, ये बिजनेस राम लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि राम को वो वापस करे। कि अगर 2 अलग पर्सन है तो मैंने जो दूसरे पर्सन को जो भी पैसा दिया है, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो बिजनेस मुझे वापस देगा, यानी बिजनेस का पैसा हो गया। अब
और बिजनेस को पैसा कहाँ से मिला है? राम ने दिया है। तो राम का पैसा बिजनेस को जब मिला है तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है बाद में वो उसको लौटाए। तो इसीलिए जो भी कैपिटल इन्वेस्ट है उसको लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस का। ठीक है, लाइबिलिटी क्या है? जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है। इंश्योर्स एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इससे क्या होता है, जो बिजनेस की वैल्यू है ना वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सामने आती है। बिजनेस की वैल्यू कितनी है? मान लो अगर आपने बिजनेस के शुरू में जब आपने शुरू किया था 10 लाख रुपए लगाए, तो एक साल आपने काम किया तो 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, पहले ईयर की ये प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर में मान लो प्रॉफिट है 3 लाख की, और तीसरे ईयर में आपको लॉस हो गया, मान लो लेट से आपको लॉस हो गया 1 लाख का लॉस हो गया। तो अभी बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 10 लाख थी, 2 लाख का प्रॉफिट किया 12 लाख, 3 लाख का और प्रॉफिट किया 15 लाख, 1 लाख का लॉस हो गया थर्ड ईयर में। तो अभी बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 14 लाख। समझ रहे हो? तो बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है इससे साफ तौर पे पता चलता है। और बिजनेस की वैल्यू किससे पता चलता है? जो आपने लायबिलिटी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। तो बिजनेस एंड बिजनेस ओनर 2 अलग अलग लोग हैं, और बिजनेस में बिजनेस ओनर जितना भी पैसा लगाता है ये बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस ओनर को वो वापस करे। आई होप ये क्लियर है। स्टिल कोई डाउट है? आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट इट क्लियर। फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। यानी बिजनेसेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। अब देखो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना वो तो 2 तरीके के होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है 2 तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 तरीके के क्या मतलब? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो आपका क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। या मनी इन्वॉल्व है तो आप इसको मॉनेटरी भी बोलोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस करता है बट उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, आपका एम्प्लॉय है बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज की, तो क्या आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम इसको जो आपके अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन क्या है, एम्प्लॉय कितना स्किल है, आप ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हो। मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यानी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? जो कि इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है ना, और जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उसी डेटा को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। दूसरे डेटा को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है। फिर इनेबल कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, तो चाहे वो रुपये हो चाहे डॉलर हो, आप दूसरे किसी यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास टीचर हूँ लेट से, और मैंने कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो मान लो कि मैंने 10 चेयर खरीदी 1 लाख की, 10 चेयर एंड टेबल लेट से 1 लाख की खरीदी, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 10 चेयर्स एंड 10 टेबल्स परचेज्ड, मैं ये लिखूंगा 10 टेबल्स एंड 10 चेयर्स परचेज फॉर 1 लाख रुपीज। और 1 लाख रुपीज खर्च किया है वो मुझे पता चलेगा, वो मेरे बिजनेस में बताएगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। अब 1 लाख मान लो मैंने 5 लाख रुपए कमाए, क्या मैं उसमें से 10 चेयर 10 टेबल माइनस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बट उसकी वैल्यू माइनस कर पाऊंगा कि ये जो इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाए थे, 10 लाख रुपए कमाए या 5 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से इतना माइनस करके तो इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है। समझ में आई बात? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड, नॉट द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या जो ट्रांजैक्शन आपके मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या कहता है? लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू रेगुलर इंटरवल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बिजनेस की लाइफ है वो क्या है? अनफोर्सिएबल है, यानी अनलिमिटेड है। और ये अगर अनलिमिटेड है तो कहने का क्या मतलब है? अगर ये अनलिमिटेड है, इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो क्या कहने का मतलब कि बिजनेस की लाइफ अगर अनलिमिटेड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट कर पाएंगे? ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस बिजनेस को कितना हुआ है कब पता चल पाएगा? एट द एंड व्हेन इट क्लोजेस डाउन, जब वो ना क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा कि बिजनेस को एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ठीक है। और हम इतना वेट नहीं कर सकते कि बिजनेस जब आपका लॉस में
या प्रॉफिट में होगा या जब बंद होगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कि हम हमारा बिजनेस प्रॉफिट में था या लॉस में था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस अनलिमिटेड लाइफ को लिमिटेड कर दिया। और लिमिटेड करने का क्या मतलब है, स्मॉल पीरियड्स में हमने डिवाइड कर दिया और इसी स्मॉल पीरियड्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड, राइट। फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। तो और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 साल, यानी 12 मंथ्स की। यानी बिजनेस की टोटल लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस का ब्यौरा देना पड़ता है, यानी रिजल्ट शो करना पड़ता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस सफर कर रही है। फैसिलिटेट्स टाइमली रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी अगर अनफोर्सेबल फ्यूचर है, यानी अनफोर्सेबल लाइफ है, और हम एक ही बार जब प्रॉफिट या लॉस एट द एंड जब बिजनेस क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, ईयरली बेसिस पे होती रहती है। हाँ, तो ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग पीरियोडिक टैक्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि पीरियोडिक आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो तो उनके बेसिस पे आप टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर पाओगे। प्रमोट्स इंटर पीरियड कंपेरेबिलिटी। हर साल आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, हर साल आप उसको शेयर करते हो। तो आप जब उसको शेयर करते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है मेथड को यूज करने में, यू वुड बी एबल टू कंपेयर इट एंड यू वुड बी एबल टू गेट एट अ कंक्लूजन कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ग्रो कर रहा है तो किस रेट से कर रहा है, कितने परसेंटेज से कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। और कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा सो दैट यू गेट टू नो अबाउट इट। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को मशीनरी को खरीदा है, उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की, और इस मशीन की जो लाइफ है ना वो 5 ईयर्स है। तो अगर 5 ईयर्स इसकी लाइफ है और 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया है खरीदने में, तो हर साल इसकी वैल्यू कितना यूटिलाइज करूंगा, मैं कितना यूज करूंगा, 20,000, राइट। और इस तरीके से 5 साल में 20,000 इसकी वैल्यू को डिडक्ट कर लूंगा और हमें पता चल जाएगा कि हर साल उसकी कितनी वैल्यू बची है, राइट। दूसरा आप सिनेरियो देखो, इस मशीन को अगर मैंने 2 साल यूज किया तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? पहले था 1 लाख की, पहले साल जब आपने यूज किया तो माइनस कर दोगे 20,000, फिर अगले साल जब आप यूज करोगे तो आप फिर से माइनस कर दोगे 20,000। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू मतलब जो बुक में आपने रिकॉर्ड किया उसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू बचेगी 60,000, राइट। और ये इसकी बुक वैल्यू मानी जाएगी जिसपे आपने रिकॉर्ड किया है। अब मान लो जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, बेचने जाने का क्या मतलब है, जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा, ठीक है। और जब आप सेल करोगे, जिस प्राइस पे सेल करोगे ना, वो उसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू। और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है कि जब मैं इसकी बुक वैल्यू 60,000 है, लेकिन जब मैं इसको बेचने जाऊंगा ना, तो हो सकता है कि मुझे 60,000 से ज्यादा, मोर देन 60,000 मिल जाए, कोई खरीद ले, या कोई मुझे इसकी इतनी भी पेमेंट ना करे, लेस देन पे करे। तो मोर देन हो गया, अब लेस देन 60,000 कोई मुझे पे करे, ठीक है। यानी कोई 60,000 से, अगर मशीन की कंडीशन अच्छी है तो कोई मुझे 60,000 से ज्यादा भी पैसे दे सकता है, राइट। अगर मशीन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो मुझे कोई 60,000 से कम भी पेमेंट करके इसको खरीद के लेके जा सकता है। तो जिसपे इसको खरीदेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू है, और जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ये क्या है? बुक वैल्यू। तो जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ना, तो इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसपे हमने खरीदा, उसी कॉस्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ना कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को। तो कहते हैं कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अजम्पशन या कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप असेट्स खरीदते हो वो उसके बुक वैल्यू पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इग्नोर्स चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू अनलेस रिवैल्यूएशन इज डन। यानी ये चाहे उस मशीन की वैल्यू मार्केट में आधी हो जाए या आधी से भी कम हो जाए, मान लो 1 लाख की मशीनरी थी, वो आउटडेटेड हो चुकी है 1 साल बाद, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो 20,000 भी नहीं मिलेगी। बट बुक वैल्यू में हम ये चेंजेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ना कि एक्चुअल मार्केट प्राइस पे। किसकी बात कर रहा हूँ? पर्टिकुलरली असेट की, फिक्स असेट जो आपकी मशीन में।
मशीन है, बिल्डिंग है और वॉट। फिर हम करते हैं एंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफिएबिलिटी। देखो, अगर मैं यहाँ पे हर साल 20-20 हजार वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास वेरीफाई करने के लिए एविडेंस है कि मैंने इसके लाइफ को 5 साल माना है और 5 साल मारने के हिसाब से 20-20 हजार रुपए डिडक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 60,000 है। तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, मेरे पास इसके पास रीजन है ऐसा करने के लिए, राइट। कैन अंडरस्टेट द एसेट्स वैल्यू इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, कि ये जो वैल्यू है ना उसको अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में। इन्फ्लेशनरी कंडीशन का क्या मतलब है कि आपको वही मशीन हो सकता है ज्यादा वैल्यू में मिले जहां पे महंगाई बढ़ गई हो, बट एक्चुअल में जो बिजनेस है उसने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रखा है, तो वो 20,000 से ही उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, और 20,000 से कर रहा है तो अगर 1 लाख की खरीदी तो 2 साल बाद 60,000 वैल्यू है। बट क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो वही मशीन अब 1 लाख की नहीं 1.5 लाख की मिल रही है, समझ रहे हो। 1.5 लाख की मिल रही है तो अब 1.5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। यानी 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इस तरीके से समझो। मान लो 1.5 लाख की खरीदी, ठीक है, उसमें से 1 साल का यूज किया आपने तो 30,000 वैल्यू कम हुई, फिर अगले साल यूज किया तो कितनी वैल्यू कम हुई, 30,000। तो इसकी वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, 90,000, ठीक है। अगर 90,000 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है, 60,000, क्योंकि बुक वैल्यू हमने जब खरीदी थी तो 1 लाख की वो मिल रही थी मशीन, समझ रहे हो। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में ये आपकी मशीनरी को अंडर वैल्यू दिखाता है, आपके एसेट्स को अंडरस्टेट करता है, उसकी वैल्यू को अंडरस्टेट करता है। अब हम समझते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, एक्सचेंज करते हो, ठीक है, एक्सचेंज करते हो। अब जब भी एक्सचेंज होगा, मतलब मान लो आप बायर हो, तो बायर हो तो आप पे करोगे, ठीक है, और पे करोगे तो आपको उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप सेलर हो तो आपको पेमेंट रिसीव होगा और आप गुड्स दोगे। तो यानी 2 एस्पेक्ट तो है, ये समझ में आ गया। अब 2 एस्पेक्ट है तो इसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वी विल गेट टू नो अबाउट इट इन अपकमिंग क्लासेस, डोंट वरी। बट हमें समझ में आया कि मान लो अगर आपने 10,000 रुपए का पे किया तो 10,000 रुपए का आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप जितना भी अमाउंट पे करते हो उसकी वैल्यू, उसके बराबर के वैल्यू का कोई चीज आप रिसीव करते हो। और कहने का मतलब यह है कि उसमें से एक जब डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे। समझ लेना कि जितना आप पे करोगे उतनी की वैल्यू का ही आपको सामान मिलेगा। तो हमें एक बात समझ में आती है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, क्योंकि जब भी आप पे करोगे तो उसके बदले की वैल्यू का कोई प्रोडक्ट आप रिसीव करोगे, अगर सेल करोगे तो जितना पैसा आपको रिसीव होगा उसकी वैल्यू का सामान आप दोगे। तो इक्वेशन क्या है, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको कैसे हम समझे, इस तरीके से समझते हैं। एसेट समझ में आता है जो भी बिजनेस को पैसा कमा के देगा फ्यूचर में, दैट इज नोन एज असेट। लायबिलिटी क्या है, जो अपकमिंग फ्यूचर में बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर को, वो आप लायबिलिटी कहते हो। और कैपिटल क्या है, जो भी अमाउंट बिजनेस को इंटरनल लायबिलिटीज के तौर पे पे करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको इस इक्वेशन को हम समझते हैं कि कहता है कि ऑल एसेट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं बेटा। पहला क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो इंटरनल जो लायबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सिर्फ लायबिलिटी के नाम से ही जानते हैं। अब इसको समझो क्यों। हमने अभी डिस्कस किया ना कि बिजनेस और बिजनेस ओनर 2 अलग अलग पर्सन है, यानी जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी कैपिटल लगाया, वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, यानी इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस को पैसे पे करने हैं, बट ओनर एक इंटरनल पर्सन, ठीक है। तो इसी को हम कैपिटल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब मान लो कि बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जब 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसने बिजनेस को कितना कैपिटल दिया, 1 लाख का। यहाँ पे समझते हैं, देखो 1 लाख का रुपया दिया, तो कैपिटल जो होता है वो कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे, 1 लाख का। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बनी है, नहीं बनी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है। और जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के पास किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में, और कितना, 1 लाख। तो देखो असेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब इसको और समझते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं।
एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेकंड एग्जांपल, मानो कि आपने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा क्रेडिट पे रमेश से, क्रेडिट पे रमेश से। तो रमेश जिससे आपने सामान खरीदा वो आपका क्या है? क्रेडिटर है, जिसने क्रेडिट पे आपको सामान दिया है। तो क्रेडिटर जिसने आपको सामान दिया है उसको आप आने वाले फ्यूचर में पे करोगे। अब बताओ, तो वो लाइबिलिटी है। अब बताओ वो लाइबिलिटी है, वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? क्या आपको इंटरनल पर्सन ने ये गुड्स दिए हैं उधार पे या एक्सटर्नल? वेरी गुड, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी यहाँ पे जो है वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर से कितने का सामान लिया आपने? 10,000 से। तो 10,000 का आपके पास लाइबिलिटी बढ़ गई जो फ्यूचर में आप पे करोगे, और 1 लाख का आपको शुरू से ही तो कैपिटल दिया ही था इंटरनल ओनर ने। अब देखो इससे असेट क्या इंक्रीज हुआ? कैश में तो कोई इंक्रीज नहीं है, तो कैश तो 1 लाख ही रहेगा, क्लियर। बट आपके पास गुड्स आ गए, गुड्स खरीदे आपने, तो गुड्स 10,000 के बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 लेफ्ट हैंड साइड है एसेट के साइड, और ये जो लाइबिलिटी है 1,10,000 ये भी राइट हैंड साइड 1,10,000 ही है। यानी अभी भी टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, और वो कहता है कि ऑलवेज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, और इनश्योर अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। और ये देखो दोनों ही सिचुएशन में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे भी बैलेंस थी और यहाँ पे भी बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को ही सिर्फ डेबिट करके छोड़ दोगे तो क्रेडिट आप लिखोगे नहीं कुछ, और नहीं करोगे तो कैसे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, राइट। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके अकाउंटिंग में, और जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू हो गई है, यानी आपने अर्निंग कर ली है, वो कब रिकॉग्नाइज करना है, कब उसको रिकॉर्ड करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रेवेन्यू कब हमें रिकॉर्ड करना है, जब आप अर्न करो, ठीक है। जब आप अर्न करोगे ना, एक्चुअल में अर्न, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिला है तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मान लो आपने गुड्स बेचा उधार पे, एक टेलीविजन के आप रिटेलर हो, आप टेलीविजन बेचते हो, आपका जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर है, तो आपने उसको उधार पे दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सेल तब माना जाएगा जब वो पैसा देगा। सेल तो हो गया है, वो पैसे आपको फ्यूचर में आके दे देगा। तो जब आपने उसकी सेलिंग की तभी के तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देना है। जब ही सेलिंग की आपने, है ना, सेलिंग करते के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज, रिकॉर्डिंग जैसे करोगे आप वो रिकॉग्नाइज कर लोगे, उसको कंफर्म कर दोगे कि हाँ सेल हो गया है, क्लियर। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, नॉट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। यानी जब भी आपकी अर्निंग हो जाए तभी रिकॉर्ड करना है, आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, कि जब वो पैसे देगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, ऐसे इस तरीके से तो वो अगले साल पैसे देगा तो अगले साल की अर्निंग हुई। कैसा है? नहीं, अर्निंग तो इस साल की है बेटा, इस साल आपने सेल किया है तो इसी साल वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अप्लाइज टू क्रेडिट सेल्स, सब्सक्रिप्शन एंड सर्विसेज। अब मान लो किसी चीज की आप सर्विस आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो सब्सक्रिप्शन मान लो कि महीने के एंड में आप पे करते हो, तो आपने जब एक्सपेंसेस किए तो जैसे ही आपको सर्विस मिला वो आपका एक्सपेंस हो गया। ऐसा नहीं है कि जब आप पेमेंट करोगे तभी उसको रिकॉर्ड करोगे, नहीं, आपको सर्विस मिल रही है, आपने उसको सर्विस का बेनिफिट लिया, आपका एक्सपेंस ऑकर हो गया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को ही ये कंसिडर करता है, कब? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेमेंट, ठीक है। जब वो एक्चुअल में अर्न हो रही है, जब आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तभी रिकॉर्ड कर देना है। हेल्प्स मेजर एक्चुअल इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम हुई है उसको उसी साल रिकॉर्ड करने में ये मदद करता है। अदरवाइज पेमेंट 3 साल 4 साल बाद आएगी तो ऐसा थोड़ी मानेंगे कि 4 साल बाद की सेल से, नहीं, इस साल की सेल है तो अभी रिकॉर्ड होनी चाहिए इसी साल। सपोर्ट्स अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि जब आपका ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड करना है, ना कि जब आप पैसे एक्चुअल में रिसीव करो, है ना। पैसे में तो आपको बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपने बेनिफिट लिया या जब भी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दिया तो आपका इनकम है, एक्सपेंस कर दिया तो आपका क्या है? एक्सपेंस ही है, मतलब आपका खर्चा है। पेमेंट तो भले ही आप बाद में करो बट रिकॉर्ड अभी करनी है, क्लियर है। आगे बढ़ते अब हम बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यूज, कि मान लो तुम एक एसी सेलर हो, ठीक है, एसी को आप सेल करते हो। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब आप बेस्ड हो लेट से यूपी में, और आपके पास जो एसी आती है वो आती है कहाँ से? मुंबई से। तो जो मुंबई से आप एसी खरीदते हो, एक यूनिट का प्राइस लेट से ₹40,000 है। एक कोई भी मॉडल हो गया, मान लो 40,000 का मिल रहा है।
तो जब आप उससे ऑर्डर करते हो तो वो बोलता है कि 40,000 का है, ठीक है, और आप 40,000 के 10 यूनिट खरीद लेते हो। तो 40,000 के 10 यूनिट आपने खरीदे तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना खर्च किया आपने, 4 लाख। क्लियर, 40,000 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 लाख। तो 4 लाख रुपए आप उसको पे करोगे, ठीक है। बट एक्चुअल में ये आपको मुंबई से आपके यहाँ तक आने तक आप उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भरोगे, यस और नो, ठीक है। उसके बाद आप उसको उस पर कुछ इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो कहीं कुछ आप रास्ते में हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए आप इंश्योरेंस लेते हो। तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन पे आपने 20,000 रुपये खर्चे और आपने 30,000 का इंश्योरेंस पे किया। लोडिंग और लोडिंग के लिए आपने जो वर्कर्स होते हैं उनको 2,000 रुपये दे दिए, लेट से 5,000 रुपये दे दिए। तो 5,000 ये सब, फिर आपको ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 4,20,000, 30,000, 4,50,000, 4,50,000, 55, 4,55,000 का ये आपको एक ये 10 एसी पड़े। तो एक का कॉस्ट कितने का पड़ा, एक एसी का कॉस्ट कितने का पड़ा आपको, ये पड़ा 45,500 का। और जब आपने इसको सेल किया तो मान लो इसको आपने 50,000 रुपए या 50,500 में सेल कर दिया लेट से। तो एक को जब आपने बेचा 50,500 में, जब आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 5,000 का। ये एक बात है, ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर। दूसरी चीज, आपने जब बेचा तो कितने में बेचा, आपने ये सेल किया 50,500 में, बट ये क्या 50,500 आपका प्रॉफिट है, नहीं। तो क्या प्रॉफिट क्या होगा, जब इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं इस पे, 4 लाख, एक को बेचने में 45,500, है ना। तो आपके पास कितने, 5,000 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे माइनस होने चाहिए। और ये क्या इंश्योर करता है, एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन। ऐसा तो नहीं है कि 50,500 में बेचा तो आप सिर्फ 40,000 माइनस करोगे क्योंकि एक यूनिट आपने 40,000 का खरीदा था मुंबई के वेंडर से, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपके गोडाउन तक ना पहुंच पाए उस वक्त तक जितना भी उस पर एक्सपेंसेस पड़ेगा वो सब आपके कॉस्ट का पार्ट है, और सारे के सारे जो भी सारा एक्सपेंसेस है दैट शुड बी डिडक्टेड। क्लियर है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, सैलरी एटसेट्रा आर चार्ज इन द पीरियड दे रिलेट टू। तो ये और भी बात है कि जो भी डेप्रिसिएशन इस साल लगा है उसकी वैल्यू इसी साल रिड्यूस होनी चाहिए आपके टोटल इनकम से, ऐसा नहीं कि अगले साल, है ना। सैलरी आप स्टाफ की पेमेंट करते हो, हर महीने करते हो, साल में 12 महीने करते हो, तो 2025 का जो भी आपका इनकम है 2025 तक, 2024 से 25 तक जितनी भी सैलरी आपने दी है वो सारी सैलरी यहाँ से डिडक्ट होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। अवॉइड्स ओवर और अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट, यानी अगर मेरे पास प्रॉफिट 5 लाख का है और एक्चुअल में मेरा जो एक्सपेंस हुआ वो 4 लाख का किया है, बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि नहीं मेरा एक्सपेंस तो सिर्फ 3,50,000 का ही है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ है मेरे को, तो कितना प्रॉफिट मैं दिखा पाऊंगा, 1.5 लाख का। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ है, अगर 5 में से 4 गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने अगर कम अपना एक्सपेंस दिखाया तो ओवर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया तो अंडर स्टेटिंग हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कम शो कर रहा हूँ। और कम क्यों शो कर रहा हूँ, कई बार लोग करते हैं क्योंकि अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम टैक्सेस मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आया पॉइंट क्या है इसके पीछे, बढ़िया। स्टिल कोई डाउट है, ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल बायस के हिसाब से आपको लगा कि कोई सेल हुई होगी, अच्छा ए और बी गए हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट सेल तो कर ही दिया होगा और आपने अज्यूम करके उसको रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे नहीं होता। अगर उसने सेल किया है तो वो जो सेलिंग का रिसिप्ट होता है, जो सेलिंग का इनवॉइस होता है वो ला के देगा, उसके बेस पे वाउचर बनेगा और वाउचर के बेस पे आप रिकॉर्ड करोगे। समझ में आई बात। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट जो होता है उसके बेस पे वेरीफाई करके आपको रिकॉर्ड करना है, विदाउट एविडेंस नहीं करना है। प्रमोट्स रिलायबिलिटी का मतलब वेरिफिएबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, यानी जो भी मैं सेल्स या परचेज दिखाऊंगा वही दिखाऊंगा जो ऑथेंटिकली दैट हैज टेकन प्लेस, है ना कि कुछ भी दिखा दूं कि ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या ये सेल हुआ है या परचेज हमने किया है। देयर शुड बी एन इनवॉइस, there should be a voucher based upon the same, and on the basis of that voucher the account should be or the transaction should be recorded. Include examples हमारे क्या है, रिसिप्ट्स हो गया, कोई बिल हो गया या कोई वाउचर आपने बनाया वो वाउचर हो गया। क्लियर है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं, तो यहां तक कंप्लीट होगा हमारे सारे अजम्पशंस, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो. और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए. और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है. और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे. अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.